स्वागत दोस्तों आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस MPS 1 चैप्टर 4 को आज हम लोग को पढ़ना है। भारतीय विदेश नीति के निर्णय लेने वाले निकाय, डिसीजन टेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ को जल्द से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। भारतीय विदेश नीति के निर्णय लेने वाले निकाय, डिसीजन टेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो भारतीय विदेश नीति है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं उसके पीछे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आइए इनके बारे में समझते हैं। विदेश मंत्रालय की संरचना और कार्यों का परीक्षण कीजिए। एग्जामाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आइए इसमें समझते हैं। विदेशी नीति के निर्धारण में विदेश मंत्रालय की भूमिका बहुत ही विस्तृत और व्यापक होती है। भारत की आंतरिक नीति के निर्धारण में अथवा आंतरिक समस्याओं के निदान में विशेष कठिनाई नहीं होती है, परंतु किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करने और किसी भी समस्या पर उससे बातचीत करने की समस्या बहुत ही कठिन और जटिल होती है, क्योंकि कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसकी मानसिकता और व्यवहार भी अलग होती है। तो अब किसी भी देश के साथ जब हम व्यवहार या संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उससे किसी न किसी तौर पर तालमेल बैठाने में ही एक अलग अपने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह एक स्वतंत्र देश होता है और वह अपनी मानसिकता और व्यवहार को लेके स्वतंत्र होता है। तो इसी के पीछे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं भारत में जो इस चीज़ को करवाते हैं या किसी भी देश के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कुछ इस प्रकार से गठित किए गए हैं कि इस कार्य में दिक्कत ना हो। इसलिए किसी भी समस्या पर उस देश से बात करने के पीछे परिवेश व्यवहार की प्रतीक्षा की जाती है, यानी कि सराउंडिंग और सर्कमस्टेंसेस को देखा जाता है किसी भी देश से बात करने से पहले। अब जब अच्छी परिवेश और परिस्थितियां नजर आती हैं तभी बातचीत करना आवश्यक होता है। कोई भी देश किसी भी देश से बातचीत करने के क्रम में अधिकतम राष्ट्रीय हित की अपेक्षा करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नेशनल इंटरेस्ट को और चाहता है कि वह देश चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट मिले किसी भी देश से बात करने से पहले। इसलिए वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहता है कि वर्तमान सरकार की अपेक्षा चुनाव के बाद दूसरी सरकार के आने पर उसे अधिक राष्ट्रीय हित मिल सकता है। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि इस राष्ट्रीय सरकार के बाद ये चली जाए और फिर जब दूसरी सरकार आए कहीं वो पलट ना जाए, उसको उस दौरान भी यही हमको राष्ट्रीय हित मिलते रहेंगे या नहीं, इस चीज़ का वो सुनिश्चित करता है कोई भी देश जुड़ने से पहले। तो इन सभी बातों की जानकारी विदेश मंत्रालय के पदाधिकारियों को विस्तृत रूप से रहती है और विदेश मंत्रालय का अध्यक्ष विदेश मंत्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकार आती है, अब जैसे वो रिश्ते नाते निभा चली गई तो फिर ऐसा होगा कि अगर उसी के पास जानकारी रहेगी तो फिर नए मंत्रालय या नई राज्य सरकार को आने में चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी। इसी वजह से भारत में एक स्थायी तौर पर विदेश मंत्रालय बनाया गया है और इसका जो अध्यक्ष होता है वह विदेश मंत्री होता है, ताकि जब भी हम किसी देश के साथ जुड़ते हैं तो उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो विदेश मंत्रालय के पास होता है। उसके अंतर्गत कई IFS अधिकारी कार्यरत होते हैं। आइए इसमें आगे समझते हैं कि वह कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। कौन? अब इस चीज़ को डील करता है विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय का एक विदेश मंत्री होता है जो इस वक्त S जयशंकर जी हैं। तो और यह कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है और उसके अंतर्गत विदेशिक मामलों के विशेषज्ञ IFS अधिकारी होते हैं, यानी इनके अंडर में कई सारे IFS अधिकारी होते हैं। मंत्री सामान्यतः विदेशिक मामलों में अनभिज्ञ होता है, इसलिए वे अपने विभाग में कार्य कर रहे विशेषज्ञ पदाधिकारियों से विचार विमर्श करता रहता है। सामान्यतः देखा जाता है कि साधारण विषयों पर विशेषज्ञ की मंत्रणा के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जाता है और विदेश मंत्री के परामर्श करके उसको अंतिम रूप दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विदेश मंत्री तो जहाँ तक विशेषज्ञ होता ही होता है, लेकिन वह कई मामलों में उतना बढ़िया नहीं होता है, तो इसलिए उसको विचार विमर्श करना पड़ता है विशेषज्ञ पदाधिकारियों से, यानी उसी विभाग में ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो विदेश मंत्री को उनके साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक विचार विमर्श करना पड़ता है, तभी वो डिसीजन लेता है। तो नॉर्मली देखा ये जाता है कि साधारण विषयों पे यानी सिंपल सब्जेक्ट्स पे विशेषज्ञों की मंत्रणा के आधार पर, यानी कि
जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनके कंसल्टेशन के बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है, और विदेश मंत्री के परामर्श के बाद, यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्टर जो होता है उससे कंसल्ट करने के बाद उसको फाइनल रूप दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री यदि किसी विषय की गंभीरता को देखता है तो कैबिनेट की सभा में वह उस संबंध में विचार विमर्श करता है और कैबिनेट की स्वीकृति लेता है। अगर देखता है कि सिंपल हो गया तो आपस में एक्सपर्ट लोग करके उस पर फैसला ले लेते हैं, लेकिन अगर देखते हैं कि कोई जटिल है या कोई सीरियस मैटर आ जाता है तो जो मंत्री होता है वो कैबिनेट की सभा से उसके संबंध में विचार विमर्श करता है, यानी कि उसके कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी के साथ वो विचार विमर्श करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश विभाग के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदाधिकारी होता है। एक विदेश विभाग होता है। यह विभाग विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर ही अंतर्गत होता है, और विदेश विभाग का एक सचिव होता है जो वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी होता है। यानी कि इसी विभाग के अंतर्गत एक सचिव होता है जिनको हम इंग्लिश में फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड वाला होता है। जैसे वर्तमान समय में हर्षवर्धन श्रृंगला अभी के समय के और इंडियन के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। वह विदेशी मामलों का विशेष ज्ञान रखता है। विदेश सचिव अपने कार्यालय का स्थायी अध्यक्ष होता है और विदेशी मामलों में विदेश मंत्री को महत्वपूर्ण सलाह देता है। तो ये जो होते हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी जो होता है ये परमानेंट हेड होता है अपने ऑफिस का, और ये एडवाइस देता है फॉरेन मिनिस्टर को किसके बारे में, फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड जो भी विषय हैं इनके बारे में फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री को सलाह या विषय परामर्श देता है। आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। विदेश सचिव की सहायता के लिए 2 वरिष्ठ IFS अधिकारी होते हैं। अब इनके अंतर्गत 2 IFS अधिकारी होते हैं। इन IFS अधिकारी जो होते हैं यह 2 भागों में बटे होते हैं। एक को पूर्व विदेश सचिव पूर्व और दूसरे को विदेश सचिव पश्चिम के नाम से जाना जाता है, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी ईस्ट एंड फॉरेन सेक्रेटरी वेस्ट, इनके नाम से इन दोनों को जाना जाता है। यानी एक फॉरेन सेक्रेटरी ईस्ट के लिए होता है और एक फॉरेन सेक्रेटरी वेस्ट के लिए होता है। फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर एक फॉरेन डिपार्टमेंट होता है। फॉरेन डिपार्टमेंट का एक फॉरेन सेक्रेटरी होता है जो अभी के समय में हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। इन फॉरेन सेक्रेटरी के अंदर 2 IFS अधिकारी काम करते हैं। एक को हम कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी ईस्ट, दूसरे को कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी वेस्ट। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं, यानी और भी जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं विदेश मंत्रालय में वो और भी पाए जाते हैं जो विदेश के मामलों की जानकारी रखते हैं। विदेश सचिव की सहायता के लिए समान रूप से 3 अतिरिक्त सचिव भी होते हैं, यानी कि नॉर्मली 3 एडिशनल सेक्रेटरी भी पाए जाते हैं। 3 एडिशनल सेक्रेटरी भी होते हैं किसके हेल्प के लिए, फॉरेन सेक्रेटरी के लिए, यानी कि विदेश सचिव के लिए 3 और अतिरिक्त सचिव भी होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। अब आइए एक और बात समझते हैं आगे कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत 24 प्रभाग होते हैं, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर 24 डिवीजन्स पाए जाते हैं। यानी जैसे समझ लीजिए कि ये है फॉरेन मिनिस्ट्री, तो इसके अंदर 24 डिवीजन्स पाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय में विश्व की क्षेत्रता के आधार पर 12 भागों में बांटा गया है, यानी कि अब जो वर्ल्ड है, जिससे बड़ा वर्ल्ड है, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये सारे 12 पार्ट्स विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इन प्रभावों के अंतर्गत कनाडा, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन खाड़ी के देश, पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका के समूह को रखा गया है। इसके लिए अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं। तो अब इसके भी अंदर जो हैं अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं जो हर एक पार्टिकुलर एरिया के साथ वो प्रभाग उन पर विश्लेषण करते हैं, यानी उनकी स्टडी करते हैं और जो अपनी रिपोर्ट होती है वो विदेश मंत्रालय को सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए, ये सभी प्रभाग अपने क्षेत्र में कार्यों का संपादन करते हैं।
इनके अतिरिक्त नवाचार, विदेश प्रचार, ऐतिहासिक तत्व के संकलन, नीति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधी स्थापना के लिए 11 क्रियात्मक प्रभाग भी हैं, जो सारे प्रभाग पर अतिरिक्त नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए प्रशासनिक प्रभाग भी स्थापित किए। यानी कि अब इनके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इनोवेशन, फॉरेन प्रोपोगेंडा, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिक फैक्ट्स और पॉलिसी मेकिंग और स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद यूनाइटेड नेशन, इन सभी को फंक्शन करने के लिए इनके सभी के अंदर 11 अलग अलग फंक्शनल डिविजन्स भी बनाए गए हैं। यानी कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक तो 24 प्रभाग अलग हो गए और जो वर्ल्ड है उसको 12 भागों में बांटा गया है, और ये 12 भाग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के साथ डील करते हैं, यानी उन पर विश्लेषण करते हैं। और इनके भी अंतर्गत जो अलग अलग फैक्ट्स हैं उनको बटोरने के लिए 11 फंक्शनल यूनिट्स भी बनाए गए हैं, यानी इनको हम इंग्लिश में कहते हैं 11 फंक्शनल डिविजन्स भी बनाए गए हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रभागों के अंतर्गत सारे तथ्य का अनुसंधान एवं विचार विमर्श होता है। प्रारंभ में केवल ऐतिहासिक प्रभाग ही थे, परंतु चीनी आक्रमण के बाद योजना और अनुसंधान प्रभाग भी स्थापित किए गए। यानी कि जितने भी रिसर्च होते हैं, जो भी इतने फैक्ट्स होते हैं, ये सभी उनके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। और शुरुआत में तो केवल हिस्टोरिकल डिवीज़न भी थे, लेकिन चाइना के आक्रमण के बाद प्लानिंग और रिसर्च डिवीज़न भी इसके अंतर्गत बनाया गया या ऐड किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें 1663 में पूर्वी एशिया अनुसंधान समन्वय प्रभाग भी स्थापित किया गया। 1965 में सामयिक अनुसंधान प्रभाग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग भी है, और विदेशी विभाग के द्वारा विभिन्न देशों में दूतावासों की स्थापना की गई है। इन दूतावासों में IFS अधिकारी कार्यरत रहते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करते रहते हैं और इन सूचना सरकार को देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समय में और अलग अलग प्रभाग जुड़ते चले गए, और अब बाकी अन्य कंट्रीज़ में जो हमारे IFS होते हैं वहाँ पर दूतावास है हम लोग का होता है। यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में समझें तो एम्बेसीज होती है अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे अमेरिका में भी एक इंडियन की एम्बेसी पाई जाएगी। जैसे अगर कोई भी भारतीय अगर वहाँ अमेरिका में जाता है तो बताया ये जाता है, वैसे सलाह ये दी जाती है कि इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कुछ के साथ दिक्कत होती है तो इंडियन उसको हेल्प कर सके थ्रू इंडियन एम्बेसी। तो इसी वजह से अलग अलग कंट्री में इंडिया की एम्बेसीज होती हैं, वहाँ पे IFS अधिकारी कार्यरत होते हैं, और वो IFS अधिकारी जो भी जानकारी होती है, जो भी सूचना होती है, उसको एकत्रित करके सरकार को देते हैं। दूतावास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अटैच होते हैं, जो कृषि, सैनिक, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, विभाग, विज्ञान आदि के संबंध में विशेष जानकारी दूतावास को देते हैं। दूतावासों के अंतर्गत इंटेलिजेंस विभाग भी होता है, जो समस्त सूचनाओं को एकत्रित करने की सारी जानकारियाँ दूतावासों को सौंपता है। इंटेलिजेंस विभाग का संबंध एक तरफ दूतावास या दूसरी तरफ विदेश विभाग से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी के अंतर्गत एक इंटेलिजेंस विभाग भी होता है, जो खुफिया विभाग या जो इंटेलिजेंस विभाग होता है वो भी समस्त जो भी जानकारियाँ हैं वो लेता रहता है। कैबिनेट सचिवालय के विभाग में RA भी होता है, जो विभिन्न कार्य की सूचना आवश्यकता पड़ने पर एकत्र करता है। RA आप जानते होंगे इंडिया की इंटेलिजेंस विभाग है, और RA यानी कि रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग इसका फुल फॉर्म होता है। कि जो भी भारत में आने वाले कोई भी खतरा होता है या फिर कोई विदेशी आक्रमण होता है, इसके बारे में यह RA सूचना एकत्र करता है, और ऐसी कोई भी विपत्ति को आने से पहले उसको टालने की कोशिश करता है या उसको जल्द से जल्द उसको समाधान ढूंढता है। तो इसके अंतर्गत ये जो RA होता है ये एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ डील करता है, और वहीं जो इंटरनल अफेयर्स के साथ डील करता है वो IB कहलाता है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो अंदर के जो भी आंतरिक मामले हैं उनके साथ IB डील करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का संबंध आंतरिक सूचना से होता है और RA का संबंध बाह्य सूचना से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विदेश मंत्रालय विभिन्न प्रभागों और संगठनों के माध्यम से विदेशिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो RA होता है वो बाहर की जानकारी इकट्ठा करता है, और जो IB होता है वो अंदर की जिस देश में चल रहे कोई भी गड़बड़ी या कोई भी आतंकवादी से रिलेटेड कोई भी सूचना, ऐसी कोई भी सूचना जो भारत के कल को खतरा पैदा कर सकती है, इसके बारे में सूचना IB एकत्र करता है।
तो इस तरह से कुल मिला के फॉरेन मिनिस्ट्री अपना वर्क करती है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, तब जाके एक इंडियन की एक इम्पॉर्टेंट अपना इमेज खड़ा कर पाता है। तो आइए अब आगे समझते हैं इसमें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? परिषद के कार्यों की आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए, यानी कि अब हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में जानेंगे और इसकी हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। Why was there a need to set up the National Security Council? Critically evaluate the functions of the council. तो आइए समझते हैं इसमें। प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के निर्माण में इस प्रणाली को व्यवस्थित करने के संबंध में यह आवाज उठती रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया जाए। इस संबंध में प्रोफेसर के.पी. मिश्रा और के. सुब्रमण्यम ने इस संस्था की स्थापना पर विशेष बल दिया। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी संगठन हैं, इसलिए भारत में भी इसी प्रकार की संगठन स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया ताकि वह समय समय पर अपनी सभाओं के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में सरकार को परामर्श दे सके। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। अमेरिका में भी उसकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी संगठन है, तो वैसे ही भारत में भी इसकी जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। अब आइए समझते हैं इसमें आगे। ताकि इसका गठन इसलिए किया गया ताकि यह समय समय पर सरकार को परामर्श देती रहे, जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी ब्यौरा है वो सरकार को समय समय पर देती रहे, इसलिए इसका गठन किया गया। इसके लिए नरसिम्हा राव के प्रतिनिधित्व काल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया। तो इसी में ही नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अधिनियम का संसद द्वारा बना दिया गया। विद्वानी विशेषज्ञों और नेताओं की बार बार मांग के बाद वाजपेयी सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कर दी। तो फाइनली 1998 में वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कर दी ताकि यह समय समय पर सरकार को सुरक्षा से रिलेटेड जो भी ब्यौरा है वह देती रहे। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस परिषद के सदस्य होते हैं तथा सलाहकार के रूप में वैज्ञानिक, रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, विदेशी सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षाविद, सेवानिवृत्त नौकरशाही के वरिष्ठ अधिकारी तथा सेना के अवकाश प्राप्त प्रमुख अधिकारी भी होते हैं। इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं के प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, रॉ के प्रमुख सम्मिलित होते हैं, यानी कि ये सभी सदस्य के तौर पे बैठते हैं और इन सभी की एक खास तौर पर मीटिंग लगी होती है या सभी लोग उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और कोई भी सुरक्षा संबंधित कोई भी गतिविधियां हैं उसके बारे में यह सभी मिलकर आपस में चर्चा करते हैं। आइए आगे समझते हैं इसमें। इसके कार्यालय संयुक्त इंटेलिजेंस कमेटी के सचिवालय में ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सफलता के लिए और प्रधानमंत्री को परामर्श देने के लिए पर्याप्त पदाधिकारियों की कमी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, परंतु प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अपेक्षा हमेशा से इस बात को लेकर की जाती है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है तब इसकी उपयोगिता क्या पड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री गण ना तो इसकी अध्यक्षता करते हैं और ना ही इसकी मीटिंग बुलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी उपेक्षा इस बात पे की जाती है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसकी उपयोगिता ही क्या है। तो इसी कारण जो प्रधानमंत्री गण हैं वह इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं और ना ही मीटिंग बुलाते हैं, यानी कि यह कोई और करता है। समझते हैं कौन करता है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का भार अपने राष्ट्रीय सुरक्षा भारत और विशेष सलाहकार ब्रजेश मिश्रा को सौंप दिया था। यह उचित बात दिखाई नहीं पड़ती है। 1998 में जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई तो प्रधानमंत्री की अनिच्छा सर्वविदित रूप से जानी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को परमाणु सिद्धांत से संबंधित मसौदे तैयार करने का काम सौंपा गया। इसने कुशलतापूर्वक इस कार्य को संपादन भी किया। तो कहने का मैटर ये है कि इसको काम जो सौंपा गया है ये बखूबी उस काम को करती है
और या उसको क्रियान्वयन भी करती है। लेकिन गड़बड़ी ये हो गई कि जब ऑलरेडी भारत में एक राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड है, तो इसकी गठन क्यों किया गया? आइए इसमें आगे और समझते हैं कि प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की उचित रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सरकार इसके प्रति उदासीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्यापक रूप में अपने कार्य का संपादन कर सकती थी, परंतु इसे ना तो कोई विशेष कार्य सौंपे जाते हैं और ना ही इसकी समान रूप से सभा बुलाई जाती है, जिसके कारण इसको उपयोगिता सर्वव्यापी नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसका जो कार्य है वह ऑलरेडी एक संगठन कर रही है और इसी वजह से इसका उतना महत्व नहीं रह गया है। ना ही इसमें कोई संगठन बुलाई जाती है और ना ही इसकी अध्यक्षता हो पा रही है। और फिलहाल अगर अभी देखें तो जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं हाल ही के समय में, वो हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। ये 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चूंकि हमको इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी, तो यह कुछ इस प्रकार की गई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड को चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हम अपने लेक्चर को और बढ़िया बना सकें। शुभ दिन, धन्यवाद।